वेलकम 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 भाई। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस। देखो भाई, फिजिक्स एक ऐसा बॉल गेम है ना भाई, जितना ज्यादा सम्स करोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल्स के सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिना न्यूमेरिकल्स के, बिना सम्स के, बिना प्रॉब्लम्स के तो वो सेंस ही नहीं बनाती है। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो भाई लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो भाई, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। पहले तो मैं ना पेन का थिकनेस बढ़ा दूं, ये पेन बहुत पतले पतले से हो गया। आओ। व्हेन अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ वूल, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो कैरेक्टर्स है भाई। एक तो मेरा पॉलिथीन है और दूसरा है कैरेक्टर मेरे पास वूल। पॉलिथीन को रब किया वूल पे, द पॉलिथीन एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ माइनस। पॉलिथीन हो गया नेगेटिव और वूल हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है पता है? कि वूल ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं पॉलिथीन को। मतलब वूल हैज बिकम डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर देयर आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन पॉलिथीन। अगर पॉलिथीन नेगेटिव है तो भाई उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। वूल पॉजिटिव है, मतलब वो डेफिशिएंट है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो बच्चे इसे डोनेट कर दिए हैं। अब देखो सवाल में क्या लिखा है। सवाल में बोला है कि पॉलिथीन पीस acquires a charge of 1.6 into 10 raised to minus 12 कूलम। देखो प्राइमरली ना, जब मैं चार्ज को लिखता हूँ मैं उसके यूनिट को, ये जो हमारा, सॉरी यूनिट बोल रहा हूँ मैं, जो साइन होता है उसे एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। सवाल पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। भाई एन चाहिए मुझे, एन। एन का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाई ई। व्हाट इज क्यू? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, जो भी हमें चार्ज दिया गया वो। व्हाट इज ई? ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड आई वांट यू पीपल टू मेमोराइज दिस वैल्यू। भाई याद हो जाना चाहिए तुम्हारा। 1.6 के साथ कट गया, माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस 19 हो गया। एंड इवेंचुअली ये कन्वर्ट हो गया बच्चे हमारे 10 रेज टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स में। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे इस पूरे ट्रांसफर में? 10 रेज टू 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। दूसरा क्वेश्चन का क्या जवाब है, ध्यान से देखो। व्हाट इज द चार्ज ऑन वूल आफ्टर रबिंग? भाई वूल का चार्ज और पॉलिथीन का चार्ज सेम होगा, सिर्फ इतना होगा कि जो अगर पॉलिथीन का चार्ज नेगेटिव में लिखा गया है ना, तो वूल का जो चार्ज है उसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे। बस इतना ही गेम है, और कुछ है ही नहीं गेम। तो चार्ज ऑन वूल इज इक्वल टू द चार्ज ऑन पॉलिथीन, and that is equal to 1.6 into 10 raised to minus 12 coulomb, which is positive in nature। भाई खत्म, that is it, that is your problem one। देखो स्टार्टिंग के जो 9-10 क्वेश्चन है ना वो मोस्टली थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट में रखने के पीछे बहुत सिंपल कारण है। मैंने देखा है कि भाई बच्चे न्यूमेरिकल ना फिर भी कर लेते हैं, लाइक जब भी आता है ना थ्योरी पे हक देते हैं यार, बुरा वाला पोटी करते हैं। सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा फिजिक्स में थ्योरी भी करते करते जाए। तो स्टार्टिंग का कुछ 8-9 सम्स है जो थ्योरी होगा, तो प्लीज बी विथ मी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड लेट्स मूव अहेड वन बाय वन। ठीक है, व्हेन एन एबेनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर। भाई इसमें दो कैरेक्टर आ गए मेरे पास। एक तो भाई तुम्हारा एक एबेनाइट, अरे यार ये फिर से पतला इंक आ गया, रुको। पेन का थिकनेस बढ़ाते हैं थोड़ा, तो और थिक कर देते हैं। आई नो यू लाइक इट थिक, राइट? एबेनाइट रॉड है और मेरे पास एक फर है। ठीक है, बोलता है द एबेनाइट रॉड इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। भाई इसका चार्ज नेगेटिव है, मतलब फर का चार्ज पॉजिटिव है। इसने, अगर ये देखो ये पॉजिटिव हुआ है ना, तो पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया है, जिसके चलते ये हो गया डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये एबेनाइट रॉड हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बोला जाता है कि एबेनाइट रॉड के पास जो चार्ज है दैट इज 3.2 into 10 raised to minus 8 कूलम। हाउ मच मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर टू एबेनाइट? भाई सोचने की बात है, कितना मास ट्रांसफर हुआ। देखो इतना तो क्लियर है कि भाई यहां से ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हुआ है। अगर भैया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स भले बहुत हल्के होते हैं बट मास होता है उनका, कुछ ना कुछ तो होता है। तो भाई ऐसा तो तुम बोल ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं है। तो हम पहले तो काम करेंगे, हम ढूंढेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ था और फिर उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है बच्चे? क्यू बाई ई। What is the value of Q? It is 3.2 into 10 raised to minus 8। What is the value of E? It is 1.6 into 10 raised to minus 19। एक समझदार बच्चा यहाँ पे फट फट से 2 देख लेगा। ठीक है,
2 इंटू 10⁻⁻8। अब 10⁻⁻19 नीचे है, वो ऊपर आएगा तो +19 हो जाएगा, एंड इवेंचुअली मुझे मिलेगा 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनो ध्यान से, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, सिर्फ एक, तो उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वैसे डेटा में ये चीज दी गई है तुम्हें, ठीक है, बट मैं चाहता कि आप याद भी रख लो, ठीक है। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? मेरे पास है 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। इनका मास क्या, x मान लेते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई, x into 1 is x, equal to this multiplies with this, 2 into 10⁻11 multiplies with 9.1 into 10⁻31। भाई बहुत आसान है, 9.1 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18.2 आ जाएगा। 10⁻11 10⁻31 के साथ कंबाइन होकर 10⁻20 kg बना बैठेगा। भाई इतने मास का ट्रांसफर हुआ है फर से लेकर एबेनाइट तक। बहुत बारी मैंने देखा बच्चे बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन का मास ही कितना होगा, क्या ही ट्रांसफर होगा? भाई नहीं, भले थोड़ा सा ट्रांसफर होगा, बट ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान मास ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। चलो अगला वाला देखते हैं भाई। ओके, ये मेरे को छुपाना था, छुपा नहीं है, ठीक है, रुक जाओ, छुपा देते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम सोल्यूशन देखो भाई, मिटा दो। तुम सोल्यूशन देख लोगे तो मेरी क्या ही जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? हाँ भैया बताओ, मिटा दिए, आओ सम सॉल्व करें। फिर से थोड़ा थिक करते हैं भाई पेन को, पेन पेन, हाँ 3.5 तक लेके आओ। What will happen to the normal flow of tap water when a charged rod is brought near it? यहाँ पे आपके पास डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो रॉड है ये नेगेटिव नेचर का है। फिर से ये वाला पतला है, तो सबका ना थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं अपन, ताकि उसके बाद ना ये थिकनेस वाला प्रॉब्लम आए ही ना। ये मुझे पहले करना चाहिए था, समहाउ ये मिस आउट हो गया मेरे से, क्षमा चाहते हैं प्रभु। 3.5, is it a 3.5? Yeah, it is at 3.5. This one is also at 3.5, yes। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लो भाई, ये जो रॉड है ना आपका, ये रॉड वाला जो चीज है बेटा, ये सीधा सीधा दिख रहा है मुझे कि ये नेगेटिव नेचर का चार्ज है, मतलब इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन्स है। वहीं पे ये जो पानी इसमें से फ्लो हो रहा है, ये वाकड़ा सा नहीं फ्लो होता, एक्चुअल में रियलिटी में पानी सीधा सीधा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इस टैप में से पानी सीधे फ्लो दे रहा है, ठीक है, पर मैंने सामने से एक रॉड ला दिया नेगेटिव। अब टच नहीं किया पानी को, ये ध्यान में रखना, हमने टच नहीं किया। अब रॉड नेगेटिव से आने के कारण इसके ऊपर इस साइड में ना कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसके दूसरे साइड में कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये नेगेटिव वाला जो है वो इस पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके चलते जो पानी का बहाव है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हम लोग लिखते हैं द फ्लो ऑफ वाटर, हाँ ये मिटाना पड़ेगा यार, ये नहीं चलेगा, हाँ ये तो मिटना होगा इसे, है ना, नहीं मिटेगा तो कैसे चलेगा। हम ऐसा लिखेंगे द फ्लो ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड टू deviate or distract due to induction due to the charged rod। बस खत्म। थोड़ा ना पानी का फ्लो डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा डिस्टर्ब फ्लो। स्टार्टिंग में ना बहुत इजी सम्स है भाई, क्वेश्चंस ये बहुत आसान आसान है, बाद में रंग आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये देखो, इसमें मेरा आंसर है, मैंने ना ओरिजिनल पीडीएफ में ना हटा दिया था, ये फिर से पता नहीं कैसे आ गया, मैं हटाना भूल गया, देखना पड़ेगा। अच्छा, what will happen to a pith ball suspended through a silk or a nylon thread when a negatively charged ebonite rod is brought near it? देखो सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे जो रॉड दिखाया जा रहा है बच्चे, ये सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। What is going to happen? ओरिजिनली ये जो पिथ बॉल था वो इधर था, ये नेगेटिव चार्ज के कारण पिथ बॉल, मैंने इसको वापस से ड्रॉ करता हूँ, ये रॉड है, ठीक है। ये रॉड जो है ना ओरिजिनली नेगेटिवली चार्ज भरा हुआ है, ये नेगेटिव चार्जेस मतलब क्या है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे ये रॉड इसके करीब आता है ना, तो ये हो जाता है पॉजिटिवली साइड और ये साइड हो जाता है नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ना, नेक्स्ट स्टेप में भाई ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, जिसके चलते ये तो भाई तुम्हारा एबेनाइट रॉड है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, बट
अब जो मेरा पिथ बॉल ओरिजिनली ऐसे था वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है और वो इधर आ जाता है, ठीक है। अब जब वो इधर आया है, देखना क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है ये साइड और ये साइड नेगेटिव है, अट्रैक्शन तो है भाई, सीधा सीधा अट्रैक्शन तो है, ठीक है। बट एक अजीब सी चीज होती है, अब क्या होता है पता है, ये गलती से पिथ बॉल क्योंकि अट्रैक्टेड है कांटेक्ट में आ जाता है, और जैसे ये भाई साहब कांटेक्ट में आएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस, इसका इस साइड में इस सरफेस पे प्लस था और इस सरफेस में माइनस था, लेकिन कांटेक्ट होने के बाद क्या होता है, कांटेक्ट होने के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और दोनों ही बॉडीज पे सेम नेचर ऑफ चार्ज हो जाती है। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे इनका कांटेक्ट हुआ, अगर उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद जो चार्ज मिला है उनको सबको, दोनों को नेगेटिव मिला है, तो भाई दोनों के ऊपर नेगेटिव रहेगा, अगर मिला तो दोनों को पॉजिटिव मिलेगा या फिर दोनों को नेगेटिव मिलेगा, वॉट एवर इज द केस दे गोइंग टू हैव द सेम काइंड ऑफ चार्ज। बॉल पे जो चार्ज है वही चार्ज होगा जो एबेनाइट रॉड पे था, मतलब क्या, सिमिलर नेचर का चार्ज है भाई। अगर सिमिलर नेचर का चार्ज हो गया मतलब क्लियर क्लियर है कि अब रिपल्शन होगा। अब क्या होगा पता है, ये रॉड जो है वो होगा अपनी जगह पे, ठीक है, रॉड होगा अपनी जगह पे नेगेटिव चार्ज लेके, बट अब ये जो पिथ बॉल था वो दूर चले जाएगा क्योंकि वो भी खुद नेगेटिव हो गया है। याद रहे, कंडक्शन के बाद दोनों बॉडीज का जो नेचर ऑफ चार्ज होता है वो सेम होता है, या फिर दोनों पॉजिटिव होती है या फिर वो दोनों नेगेटिव होती है, जिसके चलते वो कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 4। भाई चलते हम अगले वाले सवाल पे, बेसिक से बेसिक सवाल है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से होगा। देखो, you are given a neutral metallic sphere. Okay, as you say. How can you positively charge the metallic sphere without touching it with a charged rod and also with fingers? भाई तुम सोच के देखो, अगर मैं, मेरा काम क्या है, मुझे इसे पॉजिटिव करना है, मुझे क्या करना है इसे बच्चे, इसे मुझे पॉजिटिव करना है, ये मेरा गोल है। My goal is to take an uncharged neutral sphere and make it positive and make it positive. That is my clear cut goal. मैं क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले एक न्यूट्रल न्यूट्रल ले लूंगा, न्यूट्रल स्फीयर, ठीक है। फिर उसको लाऊंगा, एक चार्ज रॉड लाऊंगा और उसके नजदीक लाके रख दूंगा। सवाल यह है कि कौन सा, मैं यहाँ लाऊंगा नेगेटिवली चार्ज रॉड। नेगेटिवली चार्ज रॉड लाने के कारण होगा क्या, नेगेटिवली चार्ज रॉड होने के यहाँ पे लाने के कारण यहाँ पे एक पॉजिटिव तरीके का चार्ज डेवलप होगा इस तरफ, और उसके दूसरे साइड में यानी दूर, इस रॉड से दूर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब क्या, नेक्स्ट स्टेप में मैं इस रॉड को दूर नहीं लेके जाऊंगा, ये रॉड अपनी जगह पे ही रहेगा, ये रॉड अभी भी पहले जैसा नेगेटिव ही है, उस रॉड के नेचर ऑफ चार्ज में कोई फर्क नहीं आया है। बट इस बार मैं एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ, मैं इस चीज को ले जाता हूँ और कनेक्ट कर दो अर्थ के साथ। जैसे अर्थिंग कर दिया, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस थे वो सारे के सारे अर्थ की तरफ चले जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ये हुआ, जैसे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज चले गए, भाई अर्थिंग लगा के रखो तो पॉजिटिव वाले भी चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वो अर्थिंग को हटा देंगे और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज फैल जाएंगे, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज फैलते, आपने एबेनाइट रॉड को दूर ले जाना है। अब एबेनाइट रॉड आपका दूर चले गया, एबेनाइट रॉड अभी भी नेगेटिव रहेगा, वो मैंने गलती से पॉजिटिव ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एबेनाइट रॉड जो है बच्चे आपका नेगेटिव ही रहने वाला है, बस वो दूर फेंक दिया जाएगा उसे, इतना ही है लॉजिक। लॉजिक क्या है, आप उसको लाओ, इंड्यूस करो उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसके सारे नेगेटिव चार्जेस को अर्थ को दे दो और रॉड खींच लो, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ गए? दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 5। चेक आउट प्रॉब्लम नंबर 6 नाउ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6, कंसिडर टू मेटल स्फीयर्स ए एंड बी placed on insulating stands। ऑलराइट, आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। लेट बोथ स्फीयर्स बी इन कॉन्टैक्ट, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है। What happens when a positively charged rod is brought near sphere A, taking care that the rod does not touch the sphere? देखो अब क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड यहाँ पे आ चुका, अब जब एक टच नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट तरीके से उन्होंने लिखा है द रॉड डज नॉट टच द स्फीयर, मतलब इंडक्शन होगा। इंडक्शन का मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इस तरफ पे
नेगेटिव चार्ज आउट करेगा इसको, और इस तरफ बच्चे ये पॉजिटिवली चार्ज करेगा इसको। दिस इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। बात समझ गए? अब क्या, spheres A and B are separated now, keeping the positively charged glass rod near sphere A। जैसे ही मैं A और B को सेपरेट कर दूं, देखो रॉड अभी भी है, पार्ट 2 देख रहे हैं हम, पार्ट 2 देख रहे हैं, रॉड पे अभी भी वो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ऑलरेडी, बट अब क्या कर रहा हूं ना मैं, अब मैं स्फीयर ए को और स्फीयर को बी को अलग कर रहा हूं। जैसे स्फीयर ए और स्फीयर बी अलग होगा, स्फीयर भी अपना सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज लेगा और खुश रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्फीयर ए का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी फैल जाएगा पूरे पूरे स्फीयर ए पे। स्फीयर ए और बी दोनों के दोनों चार्ज हो गए। what will happen हो गया, that was question 2। question 3, the glass rod is removed away from the spheres। भाई when the glass rod is removed away from the spheres after what is done in question number 2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका A हमेशा के लिए नेगेटिव हो चुका है, आपका B हमेशा के लिए पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं देखी जाएगी। हाँ, अगर मान लो आपका जो ये रॉड है, आप डायग्राम में देखना जरा ध्यान से, ये वाला रॉड ये दूर था पहले, अब मैं उसको नजदीक लाया जिसकी वजह से चार्जिंग हुई। लेट्स से एबेनाइट रॉड चार्जिंग के तुरंत बाद ही दूर लेके चले जाते, तो ये सारे के सारे चार्जेस जो ए और बी के अंदर है, ऊपर सरफेस पे है, वो सारे अंदर चले जाते और फिर से वो न्यूट्रल हो जाते। ये नजदीक आता, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो जाते, दूर ले जाता न्यूट्रलाइज हो जाते। ये एक ध्यान में रखने वाली बात है, ये इस चार्ज रॉड का ही इफेक्ट है जिसके वजह से ए नेगेटिव दिखता है और बी पॉजिटिव दिखता है, बस दैट्स द होल स्टोरी। ऑलराइट, सेवेंथ वाला भाई, सेवेंथ वाला, हाँ ओके। फिगर 1.24 shows an uncharged insulated inductor AB, ठीक है, which is in contact with a gold leaf। भाई इनका कॉन्टैक्ट है, electroscope C, a positively charged rod is brought near the end A, answer the following questions। ठीक है, अब करते हैं आंसर भाई, अगर क्वेश्चन है तो आंसर तो करना ही पड़ेगा। राइट, what charge is developed at A। देखो यहाँ पे टचिंग टचिंग नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे there is no conduction, एंड व्हेन देयर इज नो कंडक्शन, भाई ये पॉजिटिव को ये पॉजिटिव नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि टचिंग नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे होगा इंडक्शन। और इंडक्शन क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो या इस वाले सरफेस पे यहाँ पे ऐसा नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। ठीक है, अब आगे क्या, what charge is developed at A and Y। भाई ये तो हमने बता दिया, नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड एट A एंड दैट इज ड्यू टू इंडक्शन। लिख लेते हैं भाई इसको। सेकेंड, what charge is present at B, C and D। अब ढंग से देखना, B, C और D तीनों का तीनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, अगर तुम्हें ध्यान में आ रहा है तो B, C और D तीनों का तीनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है। बट होगा क्या, देखो भाई यहाँ पे अगर मुझे बोला चार्ज B पे बताओ, C पे बताओ और D पे बताओ, भाई A नेगेटिव है, ठीक है, तो उस हिसाब से B मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, बट बी तो कांटेक्ट में है सी के, तो उस हिसाब से सी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, और सी खुद कांटेक्ट में है डी के, तो डी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। टेक्निकली मैं तुम्हें बताऊं, ये बी और सी के जो चार्जेस है ना, वो एक दूसरे को ना कट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो चार्जेस है ना, ये सब गायब हो जाते हैं, उनमें कोई आपको चार्जेस देखने को नहीं मिलता है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन हुआ है, तो सिर्फ ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस पे ही चार्ज मिलेगा, तो बी का जो चार्ज होगा दैट विल बी जीरो, सी का चार्ज विल बी जीरो एंड डी का चार्ज विल बी पॉजिटिव। अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट इंडक्शन का सोच लो, इमेजिन करो ए से लेकर डी एक सिंगल बॉडी है, ये इतनी बड़ी एक सिंगल बॉडी है, अगर इस साइड नेगेटिव बनता है तो इस साइड पॉजिटिव बनता है, बीच में कोई चार्ज नहीं बनता है, दैट इज फॉर श्योर। भाई वो बताने की जरूरत नहीं, वो कंफर्म्ड है। क्या ये बात सबको समझ आ गया? बस इसको अज्यूम करना कि एक बॉडी है, बस आपको आंसर जवाब सब सब कुछ मिल जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द गोल्ड लीफ अफेक्टेड। देखो भाई ये गोल्ड लीफ है तुम्हारा, ये जो है चीज यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये भाई तुम्हारा गोल्ड लीफ है, बरोबर। अब ये पॉजिटिव है, इसके चलते ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं कांटेक्ट में ना। भाई देखो कांटेक्ट है तो भाई सेम नेचर ऑफ चार्ज, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
if the positively charged rod is taken away, give your observations. जैसे पॉजिटिवली चार्ज रॉड दूर चले जाएगा, इंडक्शन गायब हो जाएगा. जब इंडक्शन गायब हो गया तो ए नेगेटिव नहीं होगा, ना ये बी पॉजिटिव होगा. इवेंचुअली द एंटायर एक्सपेरिमेंट कोलैप्सेस. द एंटायर एक्सपेरिमेंट कोलैप्सेस. बस, और कुछ गेम है ही नहीं भाई. दैट इज इट. दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 1.7. बोला ना, दो टोटल कुल मिला के ना 9 आंसर मैंने थ्योरी वाले डाले थे. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. एक फिनोमेना है जिसका नाम होता है कोरोना डिस्चार्ज. उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले. देखो, a metal sphere, a cylindrical conductor and a conical conductor are mounted on an insulating stand. एक metal sphere, a cylindrical conductor and a conical conductor are mounted on insulating stand such that they are in electrical contact. मतलब भाई सीधा सीधा contact है उन तीनों के बीच में. A highly charged ebonite rod is brought near sphere X. अब तुम देख ही पा रहे हो कि भाई ये नेगेटिव है, तो ये साइड हो गया पॉजिटिव, जिसके चलता भी कॉन्टैक्ट में, तो दिस विल एक्ट एज वन बॉडी. तो यहाँ पे डेवलप होगा एक नेगेटिव चार्ज. बस, ये एक बॉडी जैसा बिहेव करेगा. ठीक है. अब व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एक्स वाई एंड जेड. भाई एक्स के लिए ऊपर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, जेड पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, वाई जो है बच्चे वो न्यूट्रल रहने वाला है. दैट इज फॉर श्योर. अब ये हो गया हमारा पहला. दूसरा, इफ अ चार्ज जेड इज अर्थड for a moment and the ebonite rod is removed, state the charges on x y and z. भाई सीधा सीधा गेम खेल दिया उन्होंने. उन्होंने क्या बोला, जैसे ही मैंने z को लिया और अर्थिंग कर दी, अर्थिंग होते ही ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है वो अंदर चले जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज चले जाएगा. अब इसका जो x का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अब वो फैलने लगेगा और वो पूरा x y z सबको पॉजिटिव कर देगा. यही तो इंडक्शन था जो हमने पढ़ा था, है ना. ये इसने क्या किया बच्चे, पूरा का पूरा एक्स वाई जेड तीनों को पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि सारा का सारा नेगेटिव चले गया, तो सबका सब क्या हो गया, पॉजिटिव. ऑल एक्स वाई एंड जेड. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले मिटा देता हूं मैं. ये सब मिटा दिया जाए भाई साहब, उड़ा दो इन सबको, अर्थिंग भी निकाल दो, उस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं. ओरिजिनल कहानी को जिंदा रखनी है हमको. नेगेटिव 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 नेगेटिव. ये जैसा क्वेश्चन है ना कोनिकल वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो थर्ड वाला, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एबेनाइट रॉड, ओके, द कंडक्टर्स वाई एंड जेड आर रिमूव्ड, हटा दिया गया. ठीक है. व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑफ देम. भाई सबसे पहला, जैसे ही जेड को रिमूव किया, ठीक है, जैसे ही जेड को रिमूव किया तो जेड के पास का कोई क्या दिक्कत है, जेड के पास खुद का नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. अब क्या हुआ, अब इमेजिन करो तुम्हारे पास जो z था वो गायब हो गया, अब सिर्फ y बचा. अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो y के ऊपर अब यहाँ पे इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया. ऑलराइट. अब अगर मैं y को भी दूर कर देता हूँ तो y भी दूर हो जाएगा और उस पर भी नेगेटिव चार्ज लग जाएगा. बात समझ आ गया. In the presence of an ebonite rod, conductors Y and Z are removed. Y will become negative. Also, we observe that Z is also negative. Question number 4. What will you observe when a lighted candle is brought near the point end of Z? Okay, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है. यही चीज थी जिसको जो मैं बोलना चाहता था तब से. देखो एक अजीब सा फिनोमेना देखा गया था. ठीक है. उस फिनोमेना का नाम है कोरोना डिस्चार्ज. ये तुम्हारा कोविड वाला गेम नहीं है भाई. ठीक है. ये फिनोमेना का नाम है कोरोना डिस्चार्ज. इसमें क्या देखा गया पता है, कि भाई अगर कहीं पे भी कोई शार्प पॉइंट्स हो, जैसे नीडल का जो एज होता है, कोई भी शार्प पॉइंट्स हो ना, तो यहाँ पे अगर चार्जेस है तो यहाँ से चार्ज लीक होने वाले हैं. देयर इज लीकेज ऑफ चार्ज, एंड वेरेवर देयर इज लीकेज ऑफ चार्ज, उसको ही हम लोग नाम दे देते हैं कोरोना डिस्चार्ज. बस. अब होगा क्या, जैसे ही एक कैंडल में लाऊंगा और इधर रख दूंगा. ठीक है. एक कैंडल लाता हूं मैं इधर, एक सेकेंड, कैंडल ड्रॉ नहीं हो रहा. हाँ, यहाँ पे भाई कैंडल लाया और कैंडल को रखा. ठीक है. यहाँ पे ना चार्जेस लीक होना शुरू हो जाएंगे, और जिसके वजह से जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना ये आयोनाइज हो जाएगा. आयोनाइज होने के कारण ये क्या करेगा पता है, जो कैंडल फ्लेम है ना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये कैंडल फ्लेम विल बेंड अवे फ्रॉम जेड. सॉरी माय बैड, मैंने उसको गलत ड्रॉ कर दिया.
तो क्या ये आयोनाइज होने के कारण ये जो कैंडल का फ्लेम है बेटा, इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम जेड, दूर जाएगा जेड से। क्या व्हाट विल हैपन, इट विल मूव अवे फ्रॉम जेड। अच्छा, व्हाट विल मूव अवे, द फ्लेम, इंपॉर्टेंट। अब द एबेनाइट रॉड इज मेड टू टच एक्स, भाई एबेनाइट रॉड को लेते हैं और उसको एक्स को टच करवा देते हैं। अब जैसे ही टच हुआ, भाई अब तक की जो कहानी पड़ी थी ना, सब बदल गया, सबका सब बदल गया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हटा दे उसको। अब जैसे ही एबेनाइट रॉड एक्स को टच हो जाता है, मतलब अब क्या हुआ, ये भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, क्योंकि ये सब कांटेक्ट में, और कांटेक्ट में जितने भी चार्जेस होते हैं वो सबके ऊपर जो नेचर ऑफ चार्ज होता है वो सब का सब सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एबेनाइट रॉड के कांटेक्ट के बाद एक्स, वाई, जेड सारे के सारे मेरे चार्ज नेगेटिव हो चले, सब के सब मेरे चार्ज नेगेटिव हो चले। दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 1.8। भाई एक और थ्योरी क्वेश्चन बाकी है, फिर थ्योरी खत्म। मेरे को भी बहुत बोर होता है बता थ्योरी, सम दे दो मैं भी खुशी खुशी सॉल्व करता हूँ। थ्योरी ओह बहुत बोर होता है। आओ, द फिगर शोज अ गोल्ड कोटेड पिथ बॉल, ओके, सस्पेंडेड बिटवीन टू प्लेट्स क्लोजर टू प्लेट ए, ऑल राइट। अब देखो क्लोजर टू प्लेट ए है, यहीं पे भाई ज्यादा दिमाग लगाए बगैर हम यहीं पे बोल सकते हैं इंडक्शन होगा, इस साइड नेगेटिव आ जाएगा और इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा। ये किसके कारण हुआ, प्लेट ए के कारण हुआ। अब क्या, अब भाई ये पॉजिटिव वाला जो ए है वो इस नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा और इसको अपनी तरफ बुलाएगा। अपनी तरफ बुलाते ही कॉन्टैक्ट हो गया, कंडक्ट हो गया, कंडक्शन हो गया, जिसके चलते अब ये पॉजिटिव हो गया। अब जैसे ये पॉजिटिव हुआ, ये उसको रिपेल करेगा और वो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वो ए जो मेरा स्फीयर था, जो मेरा स्फीयर था, भाई साहब ध्यान से देखना। हाँ, अब जो मेरा स्फीयर था बच्चे, वो अब उधर चले जाएगा। किस तरफ चले जाएगा, बी की तरफ चले जाएगा। बात समझ आए। ये हमें देखने को मिलता है जब हमारे पास कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है। ठीक है, अब अगला देखना, व्हाट विल हैपन इफ बी इज अर्थड। भाई अगर तुमने बी को अर्थ कर दिया तो भाई ये तो हो गया मेरा न्यूट्रल। ये क्या हो गया बच्चे, मेरा न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल होने के कारण पहले स्टेप, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल करा, अब ये इधर चले गया। बी की तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं है, बी की तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन सीन एक चीज देखना, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये आएगा बी को टकरा देगा। अर्थ होने के बाद जब बी पूरा न्यूट्रल हो चुका था, तब इसने क्या किया, ये आया बी को टकरा गया। अब जैसे ये बी को टकरा गया, ये बी खुद भी पॉजिटिव बन गया। अब बी भी पॉजिटिव है, मेरा ए भी पॉजिटिव है, और बीच में रखा पिथबॉल भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का रिपल्शन चलता रहेगा बीच में। हाँ या नहीं, रिपल्शन होगा बी के, जैसे ही बी को अर्थ किया, द पिथबॉल विल सफर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिपल्शन फ्रॉम बोथ प्लेट्स ए एंड बी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हो गया, थ्योरी खत्म भाई, अब समझाएंगे। पहला वाला सम बहुत चिंदी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। भाई क्या है ये, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी। परमिटिविटी का सीधा फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो भी मेरे टैलेंटेड बच्चे जिन्हें याद नहीं है, भाइयों बहनों याद करो। इट इज नॉट अ चॉइस, she left you like she had a choice, but you can't leave this because you really have no choice। ठीक है भाई, इसको एप्सिलॉन नॉट को लेना है और उसको के से मल्टीप्लाई कर देना। भाई तुम ही देख सकते हो, 885 है, मैं उसे 8 से मल्टीप्लाई कर रहा, 40, 8 8 क्या होता है, 64, 68, 8 8 64 अगेन 72। so this answer turns out as 728 into 10, एक सेकेंड, 728, 728 into 10⁻⁻12, or else I can write it as 7.28 into 10⁻⁻10। this is the value for epsilon। बात खत्म। अगला सवाल। अब ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये तो मैंने, ये तो भाई मैं बोल सकता हूँ ये 7 से 8 बार पूछा गया, 7-8 टाइम्स पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, अलग अलग फॉर्मेट में आता है। अभी यहाँ पे बोला गया एक चार्ज कैपिटल क्यू है, इसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में। ठीक है, इसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में।
मैंने देखा है पेपर में ना कभी कभी ऐसा आता है, पता है, 10 कूलम है जिसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, चार्ज कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू दे देते हैं, बोलते हैं डिवाइड कर दिया इसको दो पार्ट्स में। एग्जैक्ट एक सिमिलर टाइप का सम आपको ग्रेविटेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो, a charge q is divided into two parts such that the force between them when placed at some distance is maximum। मैं बोलता हूँ इस चार्ज q को ना तोड़ देते हैं दो पार्ट्स में, एक तो q और दूसरा वाला q माइनस q। इनके बीच के सेपरेशन को ना लिख लेते हैं स्मॉल r। मेरे को बताओ इनका फोर्स क्या आएगा। फोर्स आएगा k q1 इंटू q2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। जिसे याद नहीं है बच्चे, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्जेस जिनके बीच में फोर्सेस है वो ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें k का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका डायरेक्ट मैथमेटिकल वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। जिसे याद नहीं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये याद रहना चाहिए, दैट इज नॉट अ चॉइस हियर, ठीक है। बोलता है फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। मैं चाहता हूं कि ये फोर्स क्या बन जाए, मैक्सिमम बन जाए। अब मैक्सिमम बनाने के लिए पहले तो एक काम करो, ब्रैकेट खोल दो, तो F becomes equal to K Q Q Q minus Q square अपॉन R square एंड दिस इज मैक्सिमम। मेरे को एक चीज बताना, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम ये चीजें कांस्टेंट होती है। जैसे अगर तुम्हारा जेई का पेपर है 300 मार्क का, ठीक है, क्या स्कोर कर सकते हो मैक्सिमम 300। अब 300 के ऊपर थोड़ा ना 320 जा रहे हो तुम, हाँ, 300 के ऊपर तो 320 तो तुम नहीं जा रहे हो, बरोबर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तुम्हारे जेब में मान लो 100 रुपए, ठीक है, अब कितना खर्चा कर सकते हो मैक्सिमम 100 रुपए, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकते। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर है, बोर्ड्स का पेपर है, मान लीजिए भाई 600 मार्क का पेपर है, तुम मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो, 600। 600 के ऊपर स्कोर कर सकते हो क्या, नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब ये है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब मैंने बच्चों के दिमाग में एक सवाल देखा है, आंखों में देखा है सवाल, सर डी एफ बाई डी क्यू क्यों कर रहे हो आप, डी एफ बाई डी आर क्यों नहीं कर रहे हो आप, डी एफ बाई डी कैपिटल क्यों नहीं कर रहे हो, क्या जरूरत है डी एफ बाई डी स्मॉल क्यू करने की। तो देखो, डेरिवेटिव जो होता है ना वो ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल होता है। अब इसका मतलब क्या है पता है, कि आर आपका वेरिएबल होना चाहिए। अब इस सवाल में द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स वाज आर, और कहीं पे भी सम में ना ऐसा नहीं लिखा है कि आर इज चेंजिंग। सिंस आर इज नॉट चेंजिंग एंड इट इज अ कांस्टेंट, ये डी एफ बाई डी आर तो नहीं चलेगा। दूसरा, क्या मैं डी एफ बाई डी क्यू लिख सकता हूँ, तो जवाब है नहीं, क्योंकि जो जिस वैल्यू को तोड़ के आपने दो टुकड़े बनाए ना, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये ध्यान से हटा देना कि भाई आप इस क्यू को चाहिए, ये क्यू आपका वेरिएबल है, नहीं भाई, ये आपका क्या, ये वाला क्यू आपका वेरिएबल नहीं है। तो क्योंकि ये वाला क्यू वेरिएबल नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट भी हट गया। अब बचा ये वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कब वैलिड है, जब आपका स्मॉल क्यू वेरिएबल हो जाए। लुक एट द प्रॉब्लम हियर, भाई कैपिटल क्यू जब दो टुकड़ों में बटेगा, कैपिटल क्यू जब दो टुकड़ों में बटेगा, वो तो टुकड़ों की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है। वो क्या होती है बच्चे, वेरिएबल। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि स्मॉल क्यू वेरिएबल है इसीलिए हमने डेरिवेटिव करते डिवीजन डी एफ बाई डी क्यू किया, मतलब वेरिएबल को, सॉरी, फोर्स को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज। अगला स्टेप इज डी बाई डी क्यू ऑफ, भाई डाल दो वैल्यूज के बाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई बहुत चिंदी आंसर है यार, ये के बाई आर स्क्वायर सीधा उधर भेज दो, 0 कर दो, डेरिवेटिव कर देना, क्यू क्यू माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यू कैपिटल बाहर आ जाएगा, स्मॉल क्यू का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q हो जाएगा, एंड इवेंचुअली आपका क्यू का वैल्यू आ गया 2q, स्मॉल क्यू का आंसर आ गया q बाई 2। मतलब भाई आपने ना इस चार्ज क्यू को तोड़ा था दो पार्ट में, एक तो उसका आधा था, तो ऑब्वियस बात है दूसरा वाला टुकड़ा भी उसका बचा हुआ आधा ही होगा ना। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल सा आंसर है, आपने इस चार्ज क्यू के दो टुकड़े करे, एक क्यू बाई 2 दूसरा क्यू बाई 2, तब जाके उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो गया। दैट्स इट। अब एग्जामिनर अगर आपको 4 माइक्रोकूलम देगा और बोलेगा उसके दो टुकड़े कर दो सच दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, तुम उसको 4 का कर दोगे 2 2, 10 दिया तो 5 5,
8 दिया तो 4 4, 7 दिया तो 3.5 3.5। समझ गए? दैट इज योर प्रॉब्लम 1.11। बहुत आसान सम है, बस हाँ थोड़ा लॉजिक लगता है इसमें, हल्का सा लॉजिक है। अभी तो क्वेश्चन आने बाकी है। आओ अब ये जो है ना क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंसिडर अ फिक्स चार्ज कैपिटल क्यू एंड अनदर चार्ज स्मॉल क्यू, ओके, प्लेस्ड at a distance x naught from q on a smooth plane surface। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको भाई कलर चढ़ा दूं थोड़ा सा, कुछ तो बहुत पतला सा है ना, कुपोषित सा लग रहा है भाई, ठीक करते हैं। हाँ, और थोड़ा सा इसको स्लैंट करते हैं, स्लैंट हो गया ये, थोड़ा सा सीधा करते हैं। हाँ देखो क्या है, कंसिडर अ फिक्स चार्ज, ओके, कैपिटल क्यू, अनदर चार्ज स्मॉल क्यू, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x नॉट फ्रॉम क्यू ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस। स्मूथ बोल दिया, क्या बोल दिया बच्चे? स्मूथ। स्मूथ का मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन कमिंग हियर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। भाई मैं ना हिंट दे रहा हूँ, ये लोग मांग रहे हैं वेलोसिटी ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब किसी ना किसी प्रकार से मुझे वेलोसिटी तक तो पहुंचना पड़ेगा। अब वेलोसिटी तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, अगर मैं इनके बीच का फोर्स लिखने को जाऊं तो इट इज के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई, लेट्स नेम द डिस्टेंस एज एक्स, एक्स रख देते हैं, ठीक है। क्या मेरा एफ को मैं एम ए लिख सकता हूँ? कुछ बच्चों को मेरे को लगता है अभी हिंट आ चुका है। क्या एम तो ठीक है, ए को क्या मैं डी वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ? ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जबरदस्ती ए का वी डीवी बाई डी एक्स लाया, सो दैट फाइनल आंसर में भी मुझे एक्स दिखाई दे। नेक्स्ट स्टेप, डी एक्स को उधर भेज दो, एम को उधर भेज दो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वी डीवी होना चाहिए। वी डीवी इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एम डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेट कर दो भाई। इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, लोकेशन एक्स नॉट था, कुछ समय के बाद ये इधर की तरफ मूव करने लगा, मान लो कोई पोजीशन पे पहुंच गया एक्स पे, और उस समय उसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ओके, पहले तो उसको मैं मिटाऊंगा, एक अच्छा सा लाइन ड्रॉ करूंगा। भाई अपन लाइन मारने में माहिर हुआ करते थे जवानी में। आओ पढ़ाई करें अब। इंटीग्रेशन ऑफ v इज v स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एम, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर आता है इसका भाई -1/x, रेंज बिटवीन x नॉट एंड x। तो v स्क्वायर का आंसर आ गया 2k क्यू क्यू बाई एम। एक बार x की जगह अपर लिमिट डालना, फिर एक बार x की जगह लोअर लिमिट डालना, और फाइनली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। So now my v square becomes equal to 2k q by m। वो पीछे वाला तो प्लस हो गया और ये माइनस रह गया, है ना। तो अब मेरा वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा कुछ ऐसे, 2k q q बाई m 1/x0 माइनस 1/x। ये आया आंसर। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों शायद ना स्क्रीन के पीछे जा रहा है ये आंसर, तो मैं थोड़ा सा ना पोजिशनिंग चेंज कर दे, पता चला मैं वहां लिखा है और तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो ज्यादा बुरा होगा ना। तो मैंने ना एक काम करना है, इस आंसर की पोजिशनिंग को थोड़ी सी चेंज करनी है। लो, अब सबको दिख रहा होगा। ये कहाँ से आउट गया यार भाई, जीरो को हटा दो और जीरो इधर लिख दो। दैट इज द वे इट इज रिटन। ठीक है भाई, बड़े अगले वाले क्वेश्चन पे, धीरे धीरे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल। देखो, हाँ, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल, भाई ये फिर से स्फीयर वाला सवाल है यार, तो थोड़ा टाइम लगता है। देखो, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर, तो मैंने दो स्फीयर लिए, ड्रॉ कर दिया इनके बीच में। ठीक है, नाम दे देते हैं इनको ए एंड बी। दे रिपेल ईच अदर। भाई रिपेल ईच अदर कर रहे हैं मतलब भाई दोनों का चार्ज का नेचर सेम है और वैसे भी इक्वली चार्ज लिखा है, तो दोनों को अपन ने काम करते हैं पॉजिटिव लिख देते हैं। रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10। भाई ये तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू दे बैठे लोग। ओके, मुझे नहीं पता इसका क्या होगा, बट देखते हैं। Another identical uncharged sphere C touches A and then is placed
at the midpoint between A and B. ओके, फिर से हमें स्फीयर चाहिए, ए, ये बी। इस बार ना एक और स्फीयर आया भाई, देखो अच्छे से, एक अनदर आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है, टचेस ए, ए को टच कर गया ये। अब जैसे ही अनदर आइडेंटिकल स्फीयर सी ने ए को टच किया, जो ए का चार्ज था वो डिवाइड हो गया ए और सी के अंदर से, सी के बीच में, ठीक है, and then is placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? वो बोलता है F net बताओ किस पे, C पे। मैंने बोला सोचा आओ, देखो इनके बीच में अगर मान लो पहले डिस्टेंस R था, तो अब इसके और इसके बीच में R/2 है, इसके और इसके बीच में R/2, ये तो भाई स्टेप 1 है। तुम सोचना, ए सी को रिपेल करेगा विथ सम फोर्स F1, बी सी को रिपेल करेगा विथ सम फोर्स F2। F1 एंड F2 बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड, जिसके चलते मैं F2 माइनस F1 लिखूंगा। मेरे को पता है कि F2 बड़ा है F1 से, क्यों? क्योंकि भाई F2 जो फोर्स है उसमें जो दो चार्जेस है, एक Q है दूसरा Q/2 है। F1 में Q/2 है। मेरे को पता दिख रहा है कि भाई F2 के जो कंपोनेंट चार्जेस है वो बड़े हैं एज कंपेयर टू F1, तो F2 का जो फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा, एंड हेंस F2 माइनस F1। अब क्या होगा F2 माइनस F1, देखो F2 निकालना भाई, F2 निकालना इन दोनों के बीच का फोर्स, इट्स गोइंग टू बी K Q1 इंटू Q2 अपॉन R square. What is the distance between the two charges? R/2 माइनस इनके बीच का फोर्स K Q/2, दूसरा वाला Q/2 इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना क्या बन रहा है मेरा यहाँ पे, आई हैव KQ² बाई 2R² by 4 विच इज R²/2, जिसमें से 2 मैंने ऊपर रखा है, नीचे R² लिखा है, माइनस दिस इज KQ²। ऑल राइट, ये 2 2 4, इस 4 को कट कर जाएगा, नीचे R² रह जाएगा। तो अब मेरा एफ नेट क्या है, मेरा एफ नेट आ गया 2KQ² माइनस 1KQ² and the final answer turns out as KQ² which is exactly same as equation 1। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 into 10⁻⁻5 न्यूटन लिख सकता हूँ मेरे एफ नेट के गेम में। खत्म भाई, दैट वाज योर 13th क्वेश्चन। लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 14। किधर गया? हाँ 14, देखो ध्यान से। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेपरेशन इज R। ठीक है भाई, दो चार्जेस बना देते हैं और दोनों को दूर दूर कर देते हैं, है ना। तो 2 पॉइंट चार्जेस मेरे को नहीं पता इक्वल है या नहीं है, बट ऐसा है कुछ, ठीक है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज R, और यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है दैट इज F, फोर्स इज F। ऑल राइट, आगे find the force between the same charges। okay, the charges are not changed, the charges have not changed। okay, क्या बदल गया देखते हैं। if half the space between them is filled with a dielectric of dielectric constant 4, मतलब देखो क्या है, इस R के दो टुकड़े हो गए, एक R/2 और दूसरा वाला भी R/2। किसी एक R/2 में ना कुछ बैठ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी बैठा है ना बच्चे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बच्चे 4 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चे? 4 है। दिख गया ये सबको? अब बोलता है अब जो नया फोर्स होगा ना इनके बीच में वो बताओ। मैंने बोला भाई फोर्स तो K Q1 Q2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ तो जोड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो ध्यान में रखना है आपको। जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है वहां पे कोई दिक्कत नहीं, बट जहां पे कोई मटेरियल डाला है वहां पे हम उसे एक्सप्रेस करते हैं रूट ऑफ के इनटू डिस्टेंस, और फिर बाद में स्क्वायर करते हैं। ये ध्यान में रखना है। सो दिस बिकम्स के Q1 Q2 अपॉन R/2 प्लस रूट ऑफ के इज 4, तो रूट ऑफ 4 इज 2, 2R/2 का स्क्वायर। भाई मैं देख पा रहा हूं, नहीं ऐसा मत करो, ये जबरदस्ती फालतू की। R/2 प्लस 2R/2 इज 3R/2,
3r/2 का स्क्वायर इज 9r² 4 ऊपर चले जाएगा, मिल जाएगा मुझे 4q1q2/9r²। अब k q1q2/r² जो है ना बच्चे, ये तुम्हारा ओरिजिनल फोर्स के बराबर है। ठीक है, ये याद करो, ए के q1q2/r² था ना, ऐसा है ये। तो अगर कोई तुमसे बोले ना फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, भाई सीधा सीधा लिख देना 4/9 एफ आया इसका आंसर। अब इस वीडियो में सिर्फ एक और सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, और उसके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करेंगे। 15-15 क्वेश्चन पर वीडियो करेंगे, ठीक है। देखो आओ, हाँ 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 हाँ, ये बहुत चिंदी है। आओ, let us consider two small balls of masses m1 and m2। let me draw एक सपोर्ट। इस सपोर्ट से दो मासेस को लेते हैं और दो स्ट्रिंग्स लेते हैं, और हर स्ट्रिंग में से एक एक बॉल को लटका देंगे। ऑलराइट, ये एक, ये दूसरा। अब सेंटर पे ना मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, क्योंकि ये एक्सिस है तो उसको डॉटेड से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, यस। अब देखना ध्यान से, इसका चार्ज है Q1, पहले वाले स्फीयर का चार्ज Q1, उसका मास M1, दूसरे वाले चार्ज का Q2, उसका मास M2। ऑलराइट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द टू बॉल्स। देखो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे ऐसे थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट मैं कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। अब जब भी ऐसा हो, क्या Q1 Q2 को रिपेल करेगा विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? यस। क्या Q2 Q1 को रिपेल करेगा विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ऑलवेज यस। क्या M1 का नीचे यहाँ पे M1G का वेट आएगा, M2 के कारण यहाँ पे M2G का वेट आएगा? यस, वेरी मच। धागे पे नीचे वेट है तो यहाँ पे कुछ टेंशन तो आएगी, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी टेंशन आएगी। अब टेंशन अगर आ रहा है तो मुझे ना ऐसा टेंशन एक बीच में आया है ना, एक्स पे है ना वाई पे है, तो मैं देखता हूँ कि भाई मैं इस टेंशन को रिजॉल्व कर दूँ। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, जिसके चलते ये मेरा टी कॉस थीटा हो गया और ये टी मेरा टी साइन थीटा हो गया। बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे। ये थीटा तो भाई ये थीटा, ये बन गया मेरा टी कॉस थीटा और ये बन गया मेरा टी साइन थीटा। वो अच्छा, यहाँ पे मैं थीटा टू लिखता हूँ, यहाँ पे मैं थीटा 1 और यहाँ थीटा 1 लिखता हूँ। क्यों थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग लिखा? कारण बताते थे सीधे कि दोनों का मास अलग अलग है, तो दोनों के रिपल्शन के चक्कर में ना एंगल भी अलग अलग आएगा। तो ऐसा मत सोचना कि भाई सेम आने वाला है, ठीक है। तो पहले ना पिथबॉल 1 के हिसाब से सोचते हैं, पिथबॉल 1 के हिसाब से उसका जो टी कॉस थीटा 1 है ना, अगर तुम देखोगे ना तो वो mg को बैलेंस कर रहा है, और उसका जो टी साइन थीटा 1 है ना बच्चे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। जैसे मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो tan थीटा 1 आ जाएगा मेरा एफ ई डिवाइडेड बाई M1G। ठीक है, बिल्कुल वैसे पिथबॉल 2 का सिमिलर एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न में काम चलेगा, और आपको मिल जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू एफ ई अपॉन M2G। अब ध्यान से देखना, अगर M2 बड़ा होगा M1 से, इसका मतलब है कि tan थीटा 2 छोटा होगा tan थीटा 1 से, जिसके चलते थीटा 1 छोटा हो जाएगा, थीटा 1 बड़ा हो जाएगा थीटा 2 से। देखो सिंपल है, अगर M1 छोटा है तो थीटा 1 बड़ा है, अगर M2 छोटा है तो थीटा 1 छोटा है। अगर भाई किसी भी तरीके से दोनों के मासेस सेम हो गए तो तुम रियलाइज करोगे कि थीटा 1 थीटा 2 मैच कर गया। ये थे हमारे पहले 15 सवाल, ये बहुत बेसिक सवाल थे। ये बोलूँ ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्वेश्चन जैसे थे, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अब जो अगले 30 है ना, वहां पे आपको मेंस के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वो वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं होगा, एक्चुअल एप्लीकेशन होगा कॉन्सेप्ट का। उसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे, वो वाले सारे के सारे एडवांस के क्वेश्चंस होंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी एन एडवांस्ड पैकेज, ठीक है। तो दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मिलते हैं अगले वाले लेक्चर के, लेकिन तब तक भाई अगर तुम नोटबुक लेके नहीं बैठे थे ना ये 15 सम के लिए, तो भाई तुम फंस चुके हो। तुम्हारा काम था नोटबुक लेके बैठना। हर लेक्चर में शुरुआत आप करोगे एक नोटबुक और एक पेन से,
लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, लेक्चर में दिए सम को प्रैक्टिस करने से होता है। ऐसे तो मैं तुम्हें सच बता दूं, यूट्यूब पे अगर हर टीचर के लेक्चर देखने जाओगे तो हजारों क्वेश्चन टीचरों ने सिखाए एक एक चैप्टर के, उतना ही बस हो जाता। तो स्कोर क्यों नहीं आते सबके? रीजन देखने से नहीं, करने से होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे नोटबुक, पेन, पेंसिल, पेपर, इरेजर सब लेके बैठ जाओ, और जितने क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे है ना, पॉज कर दो वीडियो को, पॉज कर दो वहीं का वहीं, पॉज कर दो वीडियो को, और शुरू करो खुद से सॉल्व करना। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, एक बटन दबाने से तुम्हारा वीडियो पॉज से अनपॉज हो जाएगा और वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। बात समझ गए? एग्जैक्ट सेम स्पीड से मैं शुरू करूंगा अपना अगला वाला क्लास, ताकि आप भूले नहीं पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर लेके बैठना। Until then, see you, bye bye, have a good day and keep studying. Bye bye.